रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं करमजीत, कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे। ओके, तुमको पूरा बढ़ाएंगे। और ऐसे में हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। आज नॉर्थ अमेरिका का तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को पकड़ रहे हैं। पहला तो हम कंटिन्यूटी में पकड़ते हैं पॉपुलेशन इंडिकेटर्स को, और फिर हम आगे बढ़ के पकड़ेंगे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन नॉर्थ अमेरिका। दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। जब हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने ये देखा कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसकी फ़िज़िकल फीचर्स क्या हैं, क्लाइमेट क्या है, और एक ओवरव्यू लिया कि किन किन रीजन्स में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने जाते हुए इस बात पर छोड़ा था कि 80% पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुकी है और पॉपुलेशन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन एरियाज़ नहीं है। खासतौर कनाडा का क्षेत्र, ज़मीन बहुत है, जनसंख्या उतनी नहीं है क्योंकि विश्व का तीसरा बड़ा देश है और जनसंख्या मात्र, आपके सामने लेटेस्ट आंकड़ा रखा है मैंने 2020 का, 3.8 करोड़ है। इसलिए इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। स्पार्सली मतलब बिखरा हुआ सा, उतना नहीं। डेंसली मने बहुत घना, स्पार्सली मने खुला खुला सा। बट 80% के अराउंड लोग, यानी कि जनसंख्या वहाँ की अर्बनाइज हो चुकी है। हम पॉपुलेशन से जुड़े हुए कुछ ट्रेंड्स समझते हैं, अमेरिका से जुड़े हुए। हम बात यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की कर रहे हैं, जिसमें कनाडा और यूएसए दोनों की जिक्र हो रहा है। इसमें अगर हम एक बात करें कि एवरी ईयर पर ईयर अमेरिका, ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन ऐड करता है, तो दैट इज़ 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन पॉपुलेशन अमेरिका ऐड करता है हर साल, यानी कि लगभग 25 लाख नई जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या में जुड़ती है एवरी ईयर। ओके, इस हिसाब से ये जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, ये वर्ल्ड एवरेज वाइज तो कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल सिटीज़ से अगर कंपैरिजन या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हेल्दी है। कहने का मतलब इट इज़ हेल्दी। क्यों हेल्दी है समझिए, ध्यान से समझो। अब आप दोनों देखो, जब भी कोई सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है तो एक बड़ा फ़र्क लोगों पर पड़ता है। वो क्या? जनसंख्या पे पड़ता है। क्या इम्पैक्ट आता है पॉपुलेशन के ऊपर? इंडस्ट्रियलाइजेशन का सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन को समझने के लिए आप रूरल लाइफ को थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, ग्रामीण जीवन को अंडरस्टैंड करिए। क्या होता है रूरल लाइफ में? देखिए, रूरल लाइफ के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो एग्रीकल्चर होती है। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, या ख़ास तौर पर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर अलाइड एक्टिविटीज़, उससे जुड़ी चीज़ें, मछली पालन और माइनिंग, जंगल, ये सब उससे जुड़े हुई चीज़ें, ये इसी में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में अमूमन क्या होता है, हमारे देश में क्या होता आया, अगर हम कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एरियाज़ को कंसिडर करें, तो जो फैमिली मेम्बर हैं, द फैमिली मेम्बर, दे आर इन इट सेल्फ वर्किंग एज ए लेबर। ये लेबर के रूप में अपने घर के लिए, अपने खेतों के लिए काम करते हैं सभी। तो सबका सहयोग रहता है खेतों में, पुरुष का, औरत का, बच्चों का, सब सहयोग करते हैं। तो फैमिली एक तरह से फार्मिंग कर रही है। तो फार्मिंग ऑपरेशंस को अंजाम आप किसकी मदद से दे रहे हैं? फैमिली की मदद से लेबर हो रही है। ऐसे में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि जिसे आप बाज़ारों में बेच सकें। यानी कि आप कोई बहुत ही सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, आप गुजारे लायक, यानी कि सब्सिस्टेंस लायक एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, गुजारे लायक खेती। आप अनाज उगाते हैं, अपना खाने पीने लायक अनाज उगता है, थोड़ी बहुत जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं उसी अनाज को दे करके, और बाकी कोई इतना सरप्लस नहीं है कि आप उसको ट्रेडिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करें, उसे बाज़ारों में, मंडियों में ले जा कर के बेचें।
ये मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अभी उतना मैकेनाइजेशन, मशीन्स और फर्टिलाइज़र्स और उतने प्रोग्रेसिव सीड्स अभी नहीं आए हैं। ओके, तो ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में फैमिली मेम्बर्स एज अ लेबर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आप सरप्लस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके हाथ में उतना कोई कैश पैसा ही नहीं है, और इसकी वजह से आप मार्केट से लेबर परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट से लेबर परचेज़ करेंगे तो उन्हें वेजेस पे करने पड़ेंगे। बट आपका तो ऐसा कोई सरप्लस एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा, तो फैमिली ही कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। तो ऐसे में ज़्यादा फैमिली मेम्बर होना आपको ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने में हेल्प करता है। द मोर विल बी द फैमिली मेम्बर, द मोर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यू कैन परफॉर्म। जैसे ख़ास तौर पर जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र जो बरसात के पानी पर आधारित खेती करते हैं। इरिगेशन के नेटवर्क उतने नहीं हैं, पर रेन फेड है, वर्षा के पानी के आधार पर खेती होती है। तो यहाँ पर जो चावल की खेती की जाती है, इट इज़ वेरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और उसको करने में जो मदद मिलती है वो परिवार के सभी सदस्यों की ही मदद मिलती है। ऐसे में परिवार के सदस्य मैटर कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली वो मैटर कर रहा है। तो फैमिलीज़ हमेशा जॉइंट रहेंगी, कंसोलिडेटेड रहेंगी, और ज़्यादा मेंबर ऑफ फैमिलीज़ भी होंगे। ओके, क्योंकि हर कोई जो खा रहा है वो उगाने में मदद कर रहा है, तो कोई बर्डन नहीं बन रहा किसी पे। लेकिन धीरे धीरे फिर चीज़ें बदलती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, वैसे वैसे यहाँ पर अच्छी नस्ल के बीज भी आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है फिर फर्टिलाइज़र्स भी आएँ, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इरिगेशन का नेटवर्क डेवलप किया जाए, आर्टिफिशियल सोर्सेज से इरिगेट किया जाए। बरसात पे निर्भर नहीं रह सकते। जो अच्छी पैदावार देने वाले बीज रहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उनकी खासियत ये होती है कि उन्हें समय पर पानी और दवाइयाँ चाहिए होती हैं। फिर इसके तहत जब मैकेनाइजेशन हो जाएगा, खेतों में मशीनें आ जाएंगी, तो फिर जो फैमिली के मेंबर हैं वो लेबर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो फ्री हो जाएंगे, और वो फ्री हुए मेंबर को हमें अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा, उन्हें गैर खेती बाड़ी रोज़गार देना पड़ेगा। अगर तो हम गांव तक ये गैर खेती बाड़ी रोज़गार पहुंचा पाएँ तो बहुत अच्छा, वरना वो लोग वहां से माइग्रेट होकर के सिटीज़ में आएंगे। तो फिर माइग्रेशन बड़े स्केल पर बढ़ता है, गांव से लोग शहरों की ओर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहरों में कई तरह की शिक्षा की सुविधाएं, जैसे कि ट्रीटमेंट, मेडिकल, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, एजुकेशन मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट और बेटर लिविंग कंडीशंस हैं। तो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए वो शहरों की ओर आते हैं। तो माइग्रेशन एक बड़ा सोर्स होती है सिटी पॉपुलेशन का। सिटी की अपनी नेचुरल पॉपुलेशन की ग्रोथ तो होती है, बट माइग्रेंट्स भी उसकी जनसंख्या को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, और ये होता है। अगर हम इन फ्री हो चुकी लेबर को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विलेजेस में प्रोवाइड ना कर पाएँ तो ये माइग्रेट करते हैं। ओके, कई और रीजंस भी माइग्रेशन के रहते हैं, बट अभी हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही इसे देख रहे हैं। अब गांव में होता क्या है कि जब ये सोसाइटी रूरल है, तो रूरल सोसाइटी में मेजॉरली हम एक क्लोज्ड सोसाइटी में जीते हैं, यानी कि हम सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। सोसाइटी इज़ वेरी क्लोज्ड, यानी कि ग्रुप इज़ वेरी वेरी स्मॉल। गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं नाम से, हम पर्सनली इंटरेक्शंस करते हैं। इम्पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं होती, पर्सनल इंटरेक्शंस होती हैं, क्लोज एसोसिएशंस होती हैं, सोसाइटी बहुत ही क्लोज होती है। ये ग्रामीण जीवन है। इसके वजह से जो सोसाइटल रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो भी बड़ी सख्ती से पालन कराए जाते हैं। वो रूल रेगुलेशन चाहे जाति के आधार पर हैं, चाहे लिंग के आधार पर हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए जो नियम और प्रतिबंध बने हैं वो गांव में बड़ी सख्ती से पालन कराए जाएंगे। जातियों के से जुड़े हुए जो प्रतिबंध हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो सख्ती से पालन कराए जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही शहरों में आ जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। शहरों में मास स्केल प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्री के उस मास स्केल प्रोडक्शन में मेन चीज़ है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिवीज़न ऑफ लेबर। एक फैक्ट्री के अंदर ही डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, हर कोई अलग अलग तरह के काम कर रहा होता है। दूसरी बात, एक फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई भी सारी चीज़ें, जब कंप्लीट एक प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, वो भी डिसेंट्रलाइज की जाती है प्रोडक्शन। तो वहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत हाई स्केल का रहता है।
फैक्ट्री का एक मेन प्रोडक्ट, उसके लिए भी फैक्ट्री कई चीज़ों को आउटसोर्स कर रही है, और फैक्ट्री अपने अंदर भी जब प्रोडक्शन कर रही है तो अलग अलग टास्क बांटे हुए हैं। तो जैसे ही हम शहरों में आ जाते हैं, मास स्केल प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आते हैं, पर्सनल इंटरेक्शंस, क्लोज्ड सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी ओपन हो जाती है, डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उगाने वाला खुद ही नहीं खा रहा है, उगाया गांव में जा रहा है, शहरों के लोग खा रहे हैं, और वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हैं। वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक मार्केट वैल्यू है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें जिनकी ज़रूरत है वो उन्हें मार्केट से मिल जाएंगे, दैट इज़ द लेबर। वो लेबर को वेजेस पे करेंगे। इसके तहत शहरी जीवन अलग होने लगता है। यहाँ पर सभी तरह की जातियों के लोग फैक्ट्री में एक साथ काम करेंगे, तो जातियों के प्रतिबंध कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और शहरों में जब इतने बड़े स्तर पर माइग्रेशन होता है, शहरों में नए नए उद्योग धंधे आते हैं, उन लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्री ऑनर्स को जो वहाँ रहते हैं, उन व्यापारियों को जो वहाँ का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इन सबको ज़मीन की ज़रूरत बहुत पड़ती है, और धीरे धीरे शहर की ज़मीन महंगी होने लगती है। रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत होता है, वो अफवाहों का, स्पेकुलेशन का बाज़ार गर्म करता है, ज़मीनों की कीमत और बढ़ जाती है। समय बदलने के साथ साथ चीज़ों की कीमत भी बढ़ने लग जाती है, तो शहर अक्सर महंगाई से जुड़े जाते हैं। खाने पीने की वस्तुएं आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो आप तक ट्रैवल करके आ रही हैं, तो तेल की कीमत बढ़ेगी, ईंधन की कीमत बढ़ेगी, फ्यूल की, तो खाने पीने की वस्तुओं की, चीज़ों की कीमत भी बढ़ेगी। आप हर चीज़ को वहाँ बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं जिसे आप प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे वो फल हैं, चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे अनाज है। ऐसे में रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर के रहन सहन, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज़ महंगी होती चली जाती है, तो इन्फ्लेशन बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो एक कारण ये है कि शहरों में जीवन जीने के लिए आपको भारी कीमत पे करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट होती है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जितनी भी रूरल लेवल की सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्लिगेशन है, चाहे कास्ट बेस्ड हैं या सेक्स बेस्ड हैं या कोई भी हैं, वो ऑब्लिगेशंस धीरे धीरे वीक पड़ जाती हैं। जो रोक लगी होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि शहरों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, रोज़गार के बहुत सारे साधन हैं, तो महिलाओं को काम करने के अवसर भी हैं, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं, और रोज़गार के इतने सारे साधनों में वो काम कर सकती हैं, क्योंकि घर की ज़रूरत भी है। कीमतें बढ़ रही हैं, एक सिंगल पर्सन अर्न करेगा तो सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होने लगता है, और दूसरी तरफ ऑब्लिगेशंस भी रिलीज़ हो रही हैं। जो ग्रामीण स्तर पर सामाजिक प्रतिबंध थे वो शहरी स्तर पर नहीं है, क्योंकि सोसाइटी अब ओपन है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, दूसरा घर आपको जानता नहीं, वो लोग आपको जानते नहीं। जब आप गांव में थे, आप एक क्लैन का, एक कम्युनिटी का पार्ट थे। सोसाइटी, जब आप शहरों में आए तो आप एक कॉलोनी का हिस्सा हैं। उसमें बगल वाला कौन है, किस धर्म, किस जाति का, वो अलग हो सकता है, आप अलग हो सकते हैं। तो वो प्रतिबंध भी कमज़ोर पड़ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये प्रतिबंध कमज़ोर पड़ रहे हैं, घरेलू खर्चे बढ़ रहे हैं, तो घर की ज़रूरतें हैं कि आप काम करें, शिक्षा के अच्छे अवसर हैं, और लाइवलीहुड के, रोज़गार के भी बड़े सारे अवसर हैं। इन कारणों से महिलाएं भी कमाने लगती हैं। तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है, उसमें फ़ीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने लग जाता है। महिलाएं ज़्यादा काम मांगने लगती हैं, और वो लेबर फोर्स का ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनने लग जाती हैं रूरल एरिया के कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ में। और इसके तहत जब अब मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं, ऐसे में ये संभव नहीं हो पाता है कि आप बहुत सारी संतानों को जन्म दें। उसका पहला कारण यह है कि महंगाई है। हर एक बच्चे को जन्म देना एक लायबिलिटी बन जाता है शुरुआती दौर में। उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसकी पढ़ाई, शिक्षा, रहन सहन और उसका पालन पोषण, क्योंकि माता भी कमाती हैं। फिर जब जब वो गर्भवती होंगी, उनके जेस्टेशन पीरियड के दौरान, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि हमारे जैसे देश में 92% एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हो सकता है जब वो गर्भवती हों तो उस समय में उनकी नौकरी भी चली जाए। ऐसे में ये रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि नौकरी मुश्किल से मिलती है। तो बहुत ज़्यादा चाइल्ड रियर नहीं किए जाएंगे। महंगाई एक कारण है, पालन पोषण एक कारण है, और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी एक रीज़न है, क्योंकि बच्चों का सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ जाता है। गांव में एक समय था जब, एक तो हम गांव में रहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल कंट्री लेवल पर भी उतनी डेवलपमेंट जब नहीं होती तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट उतना नहीं होता। डर होता है कि बच्चे मर जाते हैं, ऐसे में हम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बट धीरे धीरे शहर आकर के हेल्थ सिस्टम बहुत रॉबस्ट है, फैसिलिटीज़ मेडिसिन की बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, आप सिक्योर होते हैं कि एक भी बच्चा है वो भी सर्वाइव करेगा, कोई बात नहीं। तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा 2 बच्चे आप पैदा कर लेते हैं।
क्योंकि महिलाएं भी कामकाज में जुड़ गई हैं। ये बहुत सारे रीजंस बनते हैं कि जब आप शहरों के स्तर पर आते हैं तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने लगता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम इसलिए होता है क्योंकि बर्थ रेट कम होने लगता है। बर्थ रेट कम होने का मतलब ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR वो कम होने लगता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब कि अपनी फर्टाइल एज में एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है। जब वो पहली बार फर्टाइल हुई थी और जिस एज तक वो फर्टाइल रहेगी, इस एज के दौरान लगभग इसे 15 से 45 साल की एज लिया जाता है। इस दौरान वो कितने बच्चों को जन्म देती है, ये किसी भी एक मुल्क का टोटल फर्टिलिटी रेट रहता है। अब इस हिसाब से अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम रहेगा कि एक अपनी फर्टाइल एज में एक औरत कम बच्चों को जन्म दे रही है, तो नेचुरली देश भर में बर्थ रेट कम हो जाएगा। और नेचुरली जब बर्थ रेट कम है देश भर में, तो फिर ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का भी कम हो जाएगा। नई पॉपुलेशन कम ऐड हो रही है। तो जैसे जैसे हम इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी से, एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम रूरल से अर्बन सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे चरणबद्ध तरीके से इस डेमोग्राफिक इंडिकेटर में भी फ़र्क आने लगता है। और वो यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जिस स्केल पे भी आप ग्रामीण से शहरी समाज और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर बदल रहे हैं, उस स्तर से फिर बर्थ रेट घटने लगता है, ऐसा माना जाता है। उसका एक कारण रहता है कि लाइफ से जुड़े रिस्क कम हो जाते हैं, तो इनसिक्योरिटी फैमिलीज़ की ख़त्म हो जाती हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि कम ही बचने हैं। न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है, अच्छी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होने लग जाती हैं, औरतों के द्वारा जो संतान को जन्म दिया जाता है वो हॉस्पिटलों में होने लग जाता है। अदरवाइज़ गांव देहात है, दाई है, मिली या नहीं मिली, जन्म देते हुए माता गुजर गई, कुछ पता नहीं, तो अनअटेंडेंट रह जाते हैं बहुत से बर्थ। यहाँ पर शहरों में ऐसा नहीं होता। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों का एक नेटवर्क रहता है, प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लिनिक सब आपकी अटेंडेंस में रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मैनर में डिलीवरी होने की वजह से एक तो लाइव बर्थ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आगे अच्छा न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन के सारे कोर्सेज़, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण से बच्चे का सर्वाइवल रेट बहुत है। तो तरक्की है ये, मतलब आप गाँव से शहर की ओर आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर की यही तरक्की आपके बर्थ रेट को रिड्यूस कर रही है। ओके, बर्थ रेट रिड्यूस हो रहा है और वो इस कारण से हो रहा है। और दूसरे कारण मैंने बता दिया, महंगाई भी होती है, वहाँ पर खर्चे मुश्किल होते हैं, हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, पैसा बहुत लगता है, और महिलाएं भी काम पर जाती हैं, दोनों अर्निंग है, तो जिम्मेदारी बच्चे की कौन संभाले। इन चीज़ों को देखते हुए अर्बन सोसाइटी में उतना ज़्यादा बर्थ रेट नहीं रहता। तो इसे एक इंडेक्स माना गया है, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आप जब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के स्केल 1 पे हैं तो इट मीन्स यू आर अग्रेरियन, एग्रीकल्चरल, इट मीन्स यू आर रूरल। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, द बर्थ रेट विल बी वेरी हाई। और यहाँ पर क्या होगा कि डेथ रेट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि जो एक आम आदमी के जन्म लेने के बाद जीवन की लंबाई है, वो यहाँ पर अभी प्रिमिटिव सोसाइटी है, शुरुआत ही हुई है। ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन है, ना बेहतर न्यूट्रिशन की बात है, ना बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, तो ना ही रोज़गार की उतनी सुविधाएँ हैं। तो इसकी वजह से जीवन की लंबाई कम होती है, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। ओके, द लॉन्जेविटी, लंबाई कितनी है जीवन की, ये यहाँ कम रहती है। दूसरा, मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है, तो मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म का दर भी ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं, पूरा ग्रामीण से पूरे शहर हो जाते हैं, पूरा एग्रीकल्चर से पूरा इंडस्ट्री हो जाते हैं, तो बर्थ रेट काफ़ी कंट्रोल हो जाता है और डेथ रेट भी बहुत कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं, आपकी खाने पीने की, न्यूट्रिशन की, वैक्सीनेशन की सुविधाओं के कारण जीवन लंबा होने लग जाता है। तो 60 साल, 70 साल, 80 साल कोई मुल्क बेहतर कर रहा है, ये जानने के लिए ये भी देखा जाता है कि इस मुल्क में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, उसकी फ़िगर क्या है, कि इस मुल्क की औरत और मर्द कितने साल तक जीते हैं और उस मुल्क में कितने साल तक जीते हैं। जैसे कि हमने रशिया का अगर यूरोप से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर जो मेल है वो 62 से 65 ईयर्स तक उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, और फीमेल का 72 से 75 के बीच में। लेकिन वहीं यूरोप का 80 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो वो ज़्यादा है। ओके, और हमारे देश में मर्द और औरत दोनों ही 60s की लाइन में ही लाई कर रहे हैं। अभी हम यूरोप से काफ़ी पीछे हैं इस मामले में। लेकिन जापान में तो ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले लोग जापान में ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कोरिलेशन के सिस्टम्स हैं, जिससे जांचा जाता है कि कोई समाज कितनी प्रगति कर गया। साइंस के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम इनको जांचते हैं।
तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये है कि भाई कनाडा और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट इज़ अ लार्ज, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की। और दोनों ही मुल्कों में एक हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, अच्छी पर कैपिटा इनकम है, अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट है यहाँ पर, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। सरकारों के द्वारा अच्छे सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड जैसा शब्द आपने अक्सर सुना होगा। वो और कुछ भी नहीं, वो मेडिकल कार्ड होता है। आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बेनिफिट्स होते हैं, सरकारें आपको सपोर्ट करती हैं। गरीबों के लिए यहाँ पर फूड कूपन्स जैसे सिस्टम होते हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर। इन कारणों से बर्थ रेट भी कम होता है, जो मैंने सारे जिक्र किया अभी, और डेथ रेट भी कम रहता है। तो ये कारण रहता है कि आप जब नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द मैक्सिको, आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडा एंड यूएसए, दे आर लाइंग ऑन द 5th ग्रेड ऑफ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत आगे खड़े हैं। रूरल से ये अर्बन हो चुके हैं, एग्रेरियन से ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, रूरल से अर्बन हो चुके हैं। और इसी का नतीजा हमें नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करें तो जो ग्रोथ रेट है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यूएसए का, वो कम है। लेकिन हाँ, अपने साथ के मुल्कों से जब इसे कंपेयर करेंगे आप, यूरोप में और रशिया में, जो इस लेवल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे खड़े हैं अमेरिका के बराबर, उनके कंपैरेटिवली अमेरिका ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में और टोटल फर्टिलिटी रेट में अच्छा है, हेल्दी है। क्यों? क्योंकि हमें एक सर्टेन फिगर ज़रूरी भी है जनसंख्या की। क्योंकि अगर जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, और एक औरत अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म दे रही है, अगर वो एक फिगर से नीचे गिर गया तो फिर वो मुल्क जनसंख्या में साल ब साल नेगेटिव पाथ पे जाने लग जाता है। और ऐसे में उस मुल्क में नए बच्चे और युवा जुड़ने बंद हो जाते हैं और पुराने पैदा हुए लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो फिर जवान लोगों की संख्या कम हो जाती है और उन पे निर्भर करने वाले बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ जाती है, वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उस कंट्री की इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए नई वर्क फोर्स नहीं मिल पाती उस कंट्री को, जो कि युवाओं के रूप में मिलनी थी। आप जन्म ली 2004 में, आप बड़ी हुई, आज +2 हुई, आप एजुकेशन ले रही हैं, कल को आप इस देश में कमाएंगी और इस देश के जो वृद्ध सेक्शन है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप कमाती हैं तो आप टैक्सेस भरती हैं, नेचुरली आप अपनी फैमिली की टेक केयर करेंगी। वो 2002, कोई 2000, कोई 1998, कोई 99, लगातार सब जन्म लेकर के अपने अपनी उम्र में आने के साथ वर्क पार्टिसिपेशन रेट में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। तो पर ऐसा कैसा हो कि नई जनसंख्या जुड़ ही नहीं रही है और जो पुरानी है वो वर्किंग एज से बाहर जा रही है, अब ओवर एज हो रही है, तो फिर एक ऐसा बड़ा समाज आ जाएगा जो निर्भर करने वाला समाज हो जाएगा, द डिपेंडेबल सोसाइटी। और ऐसे में उन जिन पर वो डिपेंड है उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, नई इनोवेशंस नहीं हो पाएंगी, सरकार पर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा सीनियर सिटीजन्स का। इस तरह से प्रोग्रेसिव टास्क, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए एक हेल्दी फिगर, अति जनसंख्या होना भी ठीक नहीं, बट एक हेल्दी फिगर जो कि पिछली पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दे, वो फिगर अचीव करना जरूरी है फर्टिलिटी रेट में और पॉपुलेशन ग्रोथ में। और वो हेल्दी फिगर 2.1 माना जाता है। द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट इज़ द 2.1। अमेरिका इसी के आसपास हमेशा लाए करता है। तो अमेरिका ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक अच्छा ट्रेंड भी फॉलो किया हुआ है कि वो पॉपुलेशन ना बहुत एक्सट्रीम जाता है, ना वो ओवर है ना अंडर है, वो मेंटेन करके चलता है ताकि नई वर्क फोर्स उसे मिलती रहे। ये कहानी है उसकी। ओके, तो दैट्स वाई वो मैंने लाइन यहाँ पर कही थी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन भी हुआ करती थी। यानी कि आज जब आप अमेरिकन्स की बात करते हैं तो दे आर माइग्रेंट्स। दे आर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कौन? द माइग्रेंट्स फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम ब्रिटेन। So they are the migrants, not only from France, Britain or Spain, they are from Netherlands also. So they are the migrant population. कब migrants आए? 1500 से लेकर के अब पिछले समय तक जो लोग माइग्रेट वहाँ पे करके गए, वही लोगों का अमेरिका है आज। लेकिन जब वो 1500 में वहाँ गए, उसके पहले भी कोई अमेरिका था, वहाँ लोग बस रहे थे।
1500 क्या ही होता है। अगर हम भारत की बात करें तो 1469 में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, तो हम उसे प्रकाश उत्सव के रूप में उसी डेट को मनाते हैं। तो उस समय तक तो भारत बहुत वृद्ध था, कितनी जनसंख्या थी यहाँ की। आप ऐसे ही इमेजिन करिए अमेरिका को, कि जब 1500 का समय है, जब यूरोपियों ने अमेरिका जाना शुरू किया, तो आज हम जिस अमेरिका को देख रहे हैं तो हम 1500 के बाद वाले जो लोग वहाँ गए हैं उनको देख रहे हैं, बट उसके पहले भी लोग थे, वो वहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, वहाँ की ट्राइब्स। तो जब अमेरिकन वहाँ पर विकसित होने शुरू हुए आज वाले, इन्होंने वहाँ की इंडिजीनियस ट्राइब्स को, नेटिव ट्राइब्स को कई तरह से समाप्त कर दिया। उसकी स्टोरी हम कॉलोनियलिज्म में अभी पढ़ेंगे। वो ख़त्म हो गए, आज मिलते हैं लेकिन बहुत ही छोटी पॉकेट्स में, उन्हें बचा करके अब रखा जा रहा है। तो ऐसे में इंडिजीनियस ग्रुप आज वहाँ की पॉपुलेशन का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो आज नेटिव हैं वो माइग्रेंट हैं, और तेज़ी से लोग माइग्रेशन कर भी रहे हैं। उसका उदाहरण ये है कि ये जो 25 लाख लोग हर साल जुड़ते हैं वहाँ की जनसंख्या में, इसका ऑलमोस्ट आधा, जो हर साल इतनी जनसंख्या जुड़ती है, इसका आधा माइग्रेंट्स की है, आधा ही नेचुरल बेबीज़ के बर्थ के वाया ग्रो होता है। मतलब 25 लाख का लगभग 12 साढ़े 12 लाख माइग्रेंट आके जुड़ते हैं, और 12 साढ़े 12 लाख नए बच्चों का, नए शिशुओं का जन्म होता है। ओके, तो इतनी माइग्रेशन है। तो एक तरह से द कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स है। अमेरिका को एक वर्ड बहुत अच्छे से परिभाषित करता है, द कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स, द कॉन्टिनेंट ऑफ माइग्रेंट्स। और ऐसा कहा जाता है कि सभी यहाँ आते हैं और बस जाते हैं। तो आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे अमेरिका के विषय में कि इट्स अ मेल्टिंग पॉट, इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट। सब आएंगे और बस अमेरिकी हो जाएंगे। ओके, पूरी दुनिया भर से भारी तादाद में पलायन होता है और वो लोग अमेरिका जाते हैं। आज भी भारत का अगर आंकड़ा पढ़ लिया जाए तो सबसे अधिक लोग जो पर ईयर में माइग्रेट करते हैं इंडिया से, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल दे आर गोइंग टू यूएसए जाते हैं। कहीं कोई मुल्क उसके बराबर आंकड़े में ठहर नहीं रहा, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना ब्रिटेन, ना न्यूजीलैंड। बहुत बड़ी फिगर है। जहाँ तक मुझे याद है, लेटेस्ट डाटा आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 70 लाख के अराउंड लोग अमेरिका चले जाते हैं। ओके, दिस इज़ द लेवल ऑफ द माइग्रेशन टू द अमेरिका। मतलब जितने भारतीय विदेश का रुख करते हैं उसमें से एक अच्छा तगड़ा प्रपोर्शन यूएसए है। तो यूएसए फर्स्ट चॉइस रहती है माइग्रेशन के लिए। क्लियर कहानी? तो माइग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ के कल्चर में। हम इसे आने वाले दिनों में और भी पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की जनसंख्या को लेकर के, देखिए जनसंख्या 80% तक अर्बनाइज हो चुकी है, बट पॉपुलेशन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई पॉकेट्स है जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगे और कोई पॉकेट्स है जो आपको बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अमेरिकन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल नहीं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो ऐसे में दिस रीजन इज़ द नॉर्थ ईस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट है, और दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ अ हैवी पॉपुलेशन रीजन। दिस रीजन इज़ ये कई तरह के मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को जन्म देता है। आप क्लोज करके जब यहाँ पर देखेंगे आपको ये सारी जगहें दिखेंगी, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कॉनेक्टिकट, जैसे मैसाचुसेट्स, नीचे वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, ये सारा का सारा, ऊपर पोर्टलैंड से लेकर के नीचे तक, ये सारे के सारे को, दिस इज़ द बिग मेट्रोपॉलिटन बेल्ट। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन कॉरिडोर है कि इसके अंदर कई सिटीज़ आती हैं, और ये है द पॉपुलेशन हब ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक इसी तरह से अगर आपको कनाडा का पॉपुलेशन हब देखना है तो ये पूरे कनाडा में साउदर्न कैनेडियन रीजन में है, दैट इज़ अराउंड द ओंटारियो। ओके, तो दिस रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको कैपिटल नज़र आ रही है इनकी ओटावा, और यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं द ग्रेट लेक्स, द 5 लेक्स, जिसको हम ग्रेट लेक रीजन कहते हैं। तो ये यहाँ ओटावा के रीजन से लेकर के ये सारा रीजन, जहाँ पर ये आपको ओंटारियो लिखा नज़र आ रहा है, ये सारा रीजन इट इज़ अ हैवीली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कनाडा। ओके, इसकी वजह से इसकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि इसे एक और नॉमेनक्लेचर से भी जाना जाता है, दैट इज़ द, इस अकेले क्षेत्र को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक तरह से एक और कनाडा है, एंड दैट इज़ द साउथ कनाडा। तो इसको साउथ कनाडा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर कहानी?
मेजॉरली जो कैनेडियन पॉपुलेशन है वो किसी चीज़ को फेवर करती है। किस चीज़ को फेवर करती है? उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अमेरिकन बॉर्डर के साथ साथ खुद को स्थापित करे। यानी कि कनाडा की जनसंख्या की हमेशा कोशिश ये रहेगी कि ये जो अमेरिका है इसके साथ ये जो बॉर्डर लगता है कनाडा का, तो कैनेडियन पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू सेटल अराउंड द बॉर्डर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एज वी नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडस्ट्रियली बहुत प्रोग्रेसिव है। द फर्स्ट आस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सेंटर्स इन्हीं बॉर्डर एरियाज़ में इस्टेब्लिश्ड हैं। और जितनी भी हमारे देश कनाडा के लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में सर्व करते हैं, जैसे कि आपने बड़ी आसानी से एक वर्ड सुना होगा ट्राला, तो ट्राले चलाते हैं और वो अमेरिका से यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से शुरू होकर यूएसए को क्रॉस करके मैक्सिको तक जाते हैं और फिर वापसी मैक्सिको से होके पूरा यूएसए क्रॉस करके कनाडा तक आते हैं। तभी वो 7-7, 8-8 दिन का एक उनका ट्रिप लगता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रिप और ट्राले भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि कनाडा के इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका बहुत बड़ी है। कनाडा के कैनेडियन शील्ड में मिलने वाले मिनरल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किए जाते हैं। कनाडा के रिसोर्सेज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाइनल प्रोडक्ट्स में बदलता है। कनाडा के बॉर्डर जो अमेरिका से शेयर करता हुआ कनाडा का बॉर्डर है, क्योंकि देखिए आप एक दोनों कंट्रीज़ में फ्रीली आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में एक बार मैक्सिको से आप अमेरिका पहुंच गए, फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद कनाडा। ओके, बस मैक्सिको और यूएसए के बीच में रोक है। देयर इज़ अ वॉल जिसको क्रॉस करना इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग, और अधिकतर लोग जो डोंकी लगवा के जाते हैं वो उसी जगह पर अपना दम तोड़ देते हैं। मैक्सिको क्रॉस नहीं हो पाता है। एक बार हो जाए तो फिर कनाडा में यू कैन गो ईजिली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि अमेरिका का दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज़ वेरी कॉस्टली। अमेरिका का ये ग्रेट लेक एरिया और इसके साथ ये नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक कोस्टल एरियाज ऑफ कॉस्टली रीजन। तो आप कोशिश क्या करते हैं, जो बिजनेसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन बिजनेस हाउसेस की कोशिश ये की जाती है कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ द बॉर्डर, इसके जस्ट पार हम कनाडा में ज़मीन ले लेंगे। तो कनाडा में ज़मीनें लेकर के ऑफिसेज बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा सेक्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और वो है द सेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट, द इंडस्ट्री। देखिए अमेरिकन टेलीविज़न शोज़ जो आज की डेट में आप लोगों को वेब सीरीज़ की फॉर्म में लुभा रहे हैं, जो कि अमेरिकन कल्चर का लंबे समय का हिस्सा है, वो सब चीज़ें करने के लिए you need a high level space, a large amount of space, a manpower, production centers, everything। उसके लिए जगहें जब बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पर, तो जस्ट आप बॉर्डर के उस पार जहाँ पर कनाडा में जगह सस्ती है, आप वहाँ पर परचेज़ करेंगे। तो इसलिए कनाडा में एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस एंटरटेनमेंट सेक्टर। बट वो एक्चुअली सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यूएसए के लिए बन रहा है, और जो बनाया जा रहा है वो कनाडा की धरती पर बनाया जा रहा है। तो इसी कारण से रोज़गार के कई साधन खुल जाते हैं। इसीलिए प्रयास ये रहता है कि कनाडा के दक्षिणी क्षेत्र में अमेरिका के साथ जहाँ बॉर्डर साझा होता है वहाँ पर जा कर के बसा जाए, तो वहीं पर बसा जाता है। और दूसरी तरफ पॉपुलेशन का गढ़ मिलेगा आपको कनाडा के पश्चिमी तट पर, दैट इज़ द पैसिफिक कोस्ट के पास, क्योंकि वो फिर ट्रेडिंग सिटीज़ होंगी। और तीसरा आपको गढ़ मिलेगा दैट इज़ द ओटावा एरिया, दैट इज़ वो भी ओटावा इसलिए विकसित हो रहा है, एक तो क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है ग्रेट लेक्स की वजह से, दूसरा वहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर है। द कनाडा दिस रीजन इज़ वेरी फेमस, वाई दिस द सेंट लॉरेंस रिवर, द सेंट लॉरेंस रिवर। तो देयर इज़ द सेंट लॉरेंस रिवर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दिस रीजन इज़ वेरी क्लोज। यहाँ पर ओटावा राजधानी क्यों बन रही है? एक तो द क्लाइमेट फैक्टर, दैट इज़ अ ग्रेट लेक एरिया, जिसकी वजह से क्लाइमेट मॉडरेट हो जाएगा, उतना ठंडा नहीं होगा जितना होना चाहिए। और दूसरा एटलांटिक ओशन के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए दिस द सेंट लॉरेंस रिवर, दिस द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, तो इसके वाया ट्रेड होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, लुक एट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूएसए, द इकोनॉमिक एंड द कल्चरल हब ऑफ अमेरिका, वो यहाँ पर है, इसलिए उसके जस्ट क्लोज है दिस ओटावा। ओके, सो दे आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द कल्चरल एंड द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप वेस्ट में जाएं तो दैट इज़ द कैलिफोर्निया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो न्यूयॉर्क, और अगर थोड़ा मिड वेस्ट की तरफ आ जाएं तो शिकागो। सो शिकागो, न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया, दे आर द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड
पॉलिटिकल हब ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वहाँ का नरेटिव डिसाइड करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, ये क्षेत्र डिसाइड करते हैं कि व्हाइट हाउस इस बार कैसा होगा, वहाँ का नेता कौन होगा और उसकी नीतियाँ क्या रहेंगी। दे आर द वेरी डोमिनेंट रीजन ऑफ